हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम राजस्थान का जो स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामीण पंचायत राज है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा में हम करते करते 243 कैस से लेकर जो 243 अणे हैं उन अनुच्छेदों के बारे में हम कहे देखा था कि कौन से अनुच्छेद में किस संबंधित प्रावधान है वो किए गए हैं। तो 243 से किसी भी राज्य का होगा उसमें क्या होगा, पंचायत राज संबंधित प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 243 किसका रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी राज्य है उसमें क्या है, परिभाषा दी गई कि पंचायत राज संबंधित क्या है, प्रशासन है उसका प्रावधान है और पंचायत राज संबंधित परिभाषा का प्रबंधन है वो किया गया है। इसके बाद हम 243 जिससे एंट्री करते हैं 243 क्या आता है। 243 क्या में क्या आता है कि कोई भी जो पंचायत राज होगा, कोई भी राज्य होगा उसमें पंचायत राज जहां प्रावधान होगा उसमें जैसे एंट्री करते हैं तो ग्राम सभा होगी। जैसे एंट्री करते हैं क्या 243 क्या में लिखा गया है, ग्राम सभा है। और 243 ख की अगर बात करते हैं पंचायतों का गठन है, पंचायतों का गठन है वो 243 ख में रखा गया है। इससे जैसे नीचे एंट्री करते हैं 243 ग में जैसे आते हैं तो पंचायतों की संरचना है, किस प्रकार पंचायतों की संरचना है उनका निर्धारण किया जाएगा। अड़े की अगर बात करते हैं तो स्थानों का आरक्षण यानी पंचायतों में किस प्रकार जो स्थान है उनका आरक्षण है वो रखा जाएगा, कौन सी महिला कौन सी कैंडिडेट के लिए क्या है उनकी है। इसके बाद 243 अड़े की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, पंचायत राज के कितना जो अवधि होगी, पंचायत राज कार्य करेगा कितने समय तक यह कार्य करता है, इससे संबंधित क्या है अवधि का प्रावधान किया गया है। इसके बाद 244 में जैसे एंट्री करते हैं इसमें सदस्य चुनकर आएंगे, पंचायत राज के सदस्य होंगे, वार्ड जैसे वार्ड पंच है, उपपंच है और सरपंच है, इनके क्या निहरताएं हैं यानी योग्यताएं इनके किस आधार पर है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके बाद 6 की अगर बात करते हैं तो कुछ पंचायतों की शक्तियां हैं, कुछ पंचायतों की शक्तियां और सामान्य जन के लिए उनके पंचायतों के उत्तरदायित्व है उनका विवरण है वो किया गया है। 243 जय की अगर बात करते हैं पंचायत कुछ प्रकार के नियम व कानून अधिरोपित करती है जिसे सामान्य जन या वहां के जो नागरिक है उनको मानना होता है, यानी पंचायत राज के द्वारा अधिरोपित कुछ नियम होते हैं। 243 जय की अगर बात करते हैं वित्त आयोग का प्रावधान है, इसकी अगर बात करते हैं इसमें एक पॉइंट और दिया गया है 243 जय में है कि किसी भी राज्य में वित्त या लेखा संबंधित किसी भी प्रकार का प्रावधान किसमें दिया गया 243 जय में दिया गया। टैग की अगर बात करते हैं पंचायतों के लिए निर्वाचन इंपॉर्टेंट है कि पंचायतों के लिए जो निर्वाचन है वो संविधान के अनुच्छेद कौन से में किया गया, कौन से पार्ट में किया गया पंचायत राज के 243 टाइम से प्रावधान है वो किया है। ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं 243 है वो संघ राज्य क्षेत्र है, हमारे संघ राज्य है उनमें क्या उन क्षेत्रों के लिए क्या प्रावधान है वो किया गया। तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रावधान है 6 में किया गया है। ठीक है। 243 की बात करते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर क्या है पंचायत राज संबंधित कर्तव्य लागू नहीं हुआ है, आज तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसका प्रावधान है वो किया गया है। की अगर बात करते हैं कुछ क्या है विद्यमान जो नियम है कानून है उसके लिए पंचायत राज के जो सामान्य जन है उनको मानना होगा कि विधियां या कानून के द्वारा जो पंचायत राज नियम कानून बनाए गए हैं वो उसी प्रकार से लागू किए जाएंगे। इसके बाद की बात करते हैं 243 अन्यथा इसमें क्या है निर्वाचन संबंधित किसी प्रकार का जो मुद्दा आ जाता है, मामला आ जाता है तो न्यायालय इसके बारे में क्या है निर्णय देगा। तो ये हमारे क्या इनसे संबंधित अनुच्छेद थे। अब इसमें शब्द आता है या तो इसे पंचायत राज कहा जाता है या इसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। सर्वप्रथम तो इसमें पूछा जाता है कि भाग कौन सा है, सर्वप्रथम तो पूछा जाता है कि इसमें भाग कौन सा है, तो भाग हमने कल ही पढ़ा था और अनुच्छेद कौन सा है। तो पहला इसमें लिखते हैं कि ये भाग कौन सा है, अपना 9 है। भाग कौन सा है, भाग 9 में आता है स्थानीय स्वशासन या पंचायत राज। जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है स्थानीय स्वशासन या पंचायत राज है तो भाग कौन सा आता है 9 आता है। और अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद जो कौन सा आता है स्थानीय स्वशासन या ग्रामीण पंचायत राज संबंधी जो अनुच्छेद है वो कितना है 243 है और भाग कौन सा आता है 9 आता है। अगर इससे अंदर एंट्री करते हैं तो इसमें कौन कौन से हैं 243 कैसे लेकर के है अण्य तक हम क्या इसमें अनुच्छेद है वो लिए गए हैं। 243 कै खे गे गे अड़े 6 6 जय जय अण्य। ठीक है। 9 10 11 अनुच्छेद इसमें क्या वर्णन किए गए हैं। भाग 9 है 243 कैसे लेके अण्य तक है। जो भी आपसे पूछा जाए एक एक अनुच्छेद को क्या है डिटेल से बता दिया गया है, इसमें जिस प्रकार से पूछा जाए तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब शब्द आता है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन कहा इसे जाता है। स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो स्थानीय लोगों की समस्याओं के लिए, ठीक है, स्थानीय लोगों की समस्या के लिए स्थानीय तरीके से, स्थानीय लोग यानी जहां पर निवास करते हैं, स्थानीय लोगों की समस्याओं के लिए स्थानीय सदस्यों के द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों के, ठीक है, स्थानीय
लोगों की समस्या होती है, स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर स्थानीय वहाँ के प्रतिनिधि है उनके लिए बनाया गया शासन व्यवस्था है, उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। ठीक है, यानी स्थानीय जो निवासी है, ठीक है, कौन से आते हैं स्थानीय निवास है, जैसे राजस्थान में निवास करते हैं तो हम यहाँ के क्षेत्र निवासी हो गए, पंजाब के तो पंजाब निवासी हो गए। स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय तरीके से स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से करने वाली जो व्यवस्था होती है उसे स्थानीय सुशासन कहा जाता है। तो पहले पॉइंट पूछता है स्थानीय सुशासन है, छोटे एग्जाम में नहीं पूछते लेकिन पीसीएस के एग्जाम देते हैं, बड़े एग्जाम देते हैं, आरएस का एग्जाम है, इनमें क्या है पूछा जाता है कि 50 शब्दों में लिखी, 15 शब्दों में लिखी, तो पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है स्थानीय सुशासन कहा इसे जाता है। तो स्थानीय शासन की बात करते हैं, स्थानीय सुशासन, स्थानीय सुशासन की है वहां तो इतना लिखा जाए स्थानीय सुशासन 15 वर्ड है, यानी 15 शब्द में आप इसके बारे में लिखिए। तो स्थानीय सुशासन किसे कहा जाता है? स्थानीय जो निवासी है यानी स्थानीय जो नागरिक होते हैं, स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय तरीके से स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से करने वाली शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? स्थानीय सुशासन कहलाती है। तो लिखाने की इसमें जरूरत नहीं है। स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा अपने में से के एक स्वशासन नियुक्त किया जाता है, एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। इसके द्वारा जो सामान्य जन के हित है, मामले हैं, मुद्दे हैं, उनसे संबंधित क्या सुलझाया जाता है। अपने अपने शब्द में लिख सकते हैं, जैसे अपने हरियाणा में निवास करते हैं, पंजाब में हैं, जैसे राजस्थान में निवास करते हैं तो निवासी यहाँ के हैं, तो हमारे क्षेत्र में विशेष ग्रामीण पंचायत में किसी प्रकार का मुद्दा आ जाता है तो वहाँ की सभा होती है, वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी के द्वारा गाँव की जो समस्या जो भी है स्थानीय समस्या है उसके द्वारा क्या है कमेटी निर्णय लेती है, उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय सुशासन कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय सुशासन किसे कहा जाता है? इसे स्थानीय सुशासन के नाम से जानते हैं। इसके बाद चलते हैं भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? भारत में जो स्थानीय सुशासन की शुरुआत है वो ग्रामीण स्तर पर गांव में चला है। स्थानीय सुशासन कहा जाता है नगरों से लगा नहीं। गांधी जी का सपना था कि भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है शहरों से गाँव में लागू। पहले के महानगर, पहले क्या है किस प्रकार हो, गांव हो, छोटे कस्बे हो, छोटे छोटे शहरों में चले, फिर बड़े में आए, फिर तहसील में आए, फिर जिले में आए, फिर क्या है नगर में आए, फिर महानगर में आए। गांधी जी का सपना ये था। संविधान के अनुच्छेद 45 की बात करते हैं, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 40 है, उसमें ग्रामीण पंचायती राज संबंधित प्रावधान किए गए। 40, 43, 46, 47 जो संविधान के अनुच्छेद है वो क्या है? गांधी जी संबंधित अनुच्छेद है, गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो गांधी जी का हमेशा ही सपना था कि भारतीयों के लिए जो क्या है ग्रामीण पंचायती राज की व्यवस्था है वो गाँव से लेकर के शहरों की क्या है अग्रसर हो, लेकिन इसका उल्टा हुआ। गांधी जी ने जो सपना देखा था उसका उल्टा हुआ था। यह स्थानीय सुशासन की जो थी ये कहां से उल्टी चली थी, शहरों से क्या है गांव की ओर क्या है बाद में आई थी। तो इसमें क्या है बात करते हैं भारत में स्थानीय सुशासन की। भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत ग्रामीण स्तर पर वैदिक काल से मानी जाती है। ठीक है, जहां गांव में वृद्ध व्यक्ति है स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया करते थे। जैसे प्राचीन पढ़ते हैं दादाजी है, परदादाजी है, वो बताते हैं, दादाजी बताते थे कि हमारे समय में क्या इस प्रकार की कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, दीवानी फौजदारी ये मामले बाद में आए थे। उस समय की अगर हम बात करते हैं जिस समय हम छोटे हुआ करते थे, हमारे पिताजी दादाजी के पिताजी हुआ करते थे, वो क्या सामान्य तरीके से क्या निपटारा किया करते थे। दादाजी खुद ही बताते थे कि उनके जो निपटारे हैं वो क्या है वो खुद ही कर लिया करते थे। गांव के जो क्या कुछ जनमाननीय व्यक्ति थे उनके द्वारा बता दिया जाता था क्यों मुद्दे में बढ़ते। ठीक है, इस समस्या का यही समाधान किसी भी प्रकार का जो होता था। लेकिन आजकल तो क्या कोई बड़े बुजुर्ग की बात मानते नहीं है, तो ये मुद्दे क्या वहीं के वहीं रह जाते हैं और कानून दाव पेच में आते हैं। जिससे कानून दाव पेच में आते हैं तो वकील के पास जाते हैं और वकील अपनी मन वांछित क्या है इच्छा के अनुसार क्या है अपने तरीके से क्या फीस वसूल करते हैं और इन समस्याओं का क्या निपटारा करते हैं। तो सर्वप्रथम लिखते हैं कि भारत में ग्रामीण स्तर की सुविधा क्या है। तो सर्वप्रथम पहला इसमें लिखते हैं स्थानीय सुशासन है। भाषा तो होगी स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय लोग होते हैं, उनके लिए एक निकाय होता है, इस कमेटी के द्वारा क्या समस्याओं का निर्धारण किया जाता है। दूसरा लिखते हैं भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत। भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत। भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत। भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। कौन सी काल है? वैदिक काल से मानी जाती है। ठीक है, भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है, जो किस प्रकार ग्रामीण स्तर की है। ठीक है, जो किस प्रकार की ग्रामीण स्तर की, ग्रामीण स्तर पर
ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सुशासन की समस्याओं का, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय लोगों की समस्याओं का, लोगों की समस्याओं का समाधान गांव के बड़े बुजुर्ग ही कर दिया करते थे। तो यह स्थानीय स्वशासन था जो आज से नहीं है, ये पहले भी सब था। जब संविधान लागू नहीं हुआ था उस प्रकार पहले भी था। कुटुंब हुआ करते थे, छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे, उनमें कुछ चित परिचित व्यक्ति थे, सर्वश्रेष्ठ माननीय गणमान्य व्यक्ति होते हैं। गणमान्य जो व्यक्ति होते हैं हर स्तर पे होते हैं। कोई जिसका आईक्यू लेवल कम होता है, किसी का जो बढ़ा हुआ होता है, तो किसी भी आज से क्या है 1000 साल 5000 साल पहले कभी कहीं पर चले जाएं आप कहे उस समय में क्या है लोग मिल जाएंगे जो क्या समस्याओं का निपटारा किया करते थे। आदिमानव काल में जाएंगे तो वहां पर भी क्या ये समस्याएं हैं, उनका निपटारा करने के लिए क्या है जो सर्वश्रेष्ठ यानी जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे। तो इसी समय क्या है भारत में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। वैदिक युग होता उससे मानी जाती है। तो वैदिक युग में क्या है भारत के जो इन समस्याओं का स्थानीय स्वशासन की समस्याओं का निपटारा है गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उनके द्वारा कर दिया जाता था। तो आपको लग रहा होगा छोटी सी बात है, लेकिन ये बेसिक ढांचे हैं। यहाँ से पीसीएस में क्वेश्चन उठते हैं विद वर्ड के साथ उठते हैं कि आप इनके बारे में बताएं। 5 7 10 शब्द है जो भी है, छोटे क्वेश्चन होते हैं, आईक्यू लेवल मापन के लिए किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो इनमें पूछा जाता है जब पीसीएस में लिखा जाता है तो उनमें क्या क्वेश्चन रिटर्न आते ही आते हैं और यह इन्हीं मुद्दों से चलते हैं। छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं यहीं से चलते हैं। तो ये वैदिक काल को पकड़ लिया, इन्होंने क्या पकड़ लिया वैदिक काल है। तो वैदिक काल के ऊपर बताइए कि स्थानीय शासन किस प्रकार वैदिक काल ने अपना क्या है सहयोग दिया था। तो हमें पता है वैदिक काल से ही भारत में स्थानीय स्वशासन की क्या है जो शुरुआत है वो मानी जाती है और इसी आधार पर भारत में पंचायत राज व्यवस्था है वो लागू की गई थी। लेकिन उस समय इस प्रकार के जो क्या है फौजदारी है, दीवानी है, कानून, ये मामले दाव पेश कानून पेश नहीं हुआ करते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग थे, सम्माननीय जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा इन समस्याओं का जो समाधान था वो कर दिया जाता था। तो पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। भारत में अगर बात करते हैं, भारत में ग्रामीण पंचायत राज की शुरुआत तो कहाँ से मानी जाती है? वैदिक काल से मानी जाती है। इसी के साथ के एक नगरीय सुशासन, नगरीय शासन आगे पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद 44 में पढ़ेंगे, ठीक है। 74वां संविधान था, ये 73 जो संविधान संशोधन था इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं भारत में नगरीय स्वशासन की शुरुआत, भारत में नगरीय स्वशासन की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। भारत में जो वर्तमान के नगरीय स्वशासन है, यानी कौन सा आता है? नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, इनका प्रावधान की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता है। हमने जब भारत का नामकरण किया था सर्वप्रथम हमने बताया था कि भारत का सर्वप्रथम नाम आर्य रखा गया था। बाद में सिंधु नदी को ये जो आए थे ईरानी आए थे, इनके द्वारा सिंधु को इंडो नदी कहा गया था, इसलिए इंडिया कहलाया था। तो ये सिंधु नदी वही क्रम, सिंधु को उसकी सहायक नदियां झेलम है, चनाब है, रावी, व्यास और सतलज जो पढ़ कराए थे हम, वो यही नदियां क्रम है। इसी किनारे सभ्यताएं बसी थी। इन्हीं सभ्यताओं को क्या आधार मानकर जो नगरीय सभ्यता थी उनका प्रशासन संबंधी प्रावधान उसी समय कर दिया गया था। तो नगरीय स्वशासन की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता है। हमने सभ्यताएं पढ़ी है। राजस्थान की सभ्यता तो अलग आ जाती है, कालीबंगा है, गणेश्वर है, ठीक है। और कौन सी आती है? और ये क्षेत्र की बणेश्वर, इस क्षेत्र बणेश्वर, नवाडापरा के ये सभ्यताएं हैं, ठीक है। वागड़ की क्षेत्र की अलग अलग सभ्यताएं हैं। लेकिन भारत में जैसे एंट्री करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इनका जो विलुप्त होना किस आधार पर रखा गया है, ये अगर हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इन्हीं का बीच का एक प्रमाण है। जब सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, मोहनजोदड़ो एक फिल्म आई थी, कभी देखा होगा तो उस फिल्म को देखना, उसमें क्या है सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता इस
जिसमें क्या विस्तृत नगरीय सुशासन के क्या परिमाण देखने को मिलती है, नगरीय सुशासन के बारे में क्या ब्यौरा है वो दिया जाता है। तो भारत में ग्रामीण पंचायत राज की अगर हम बात करते हैं, स्थानीय सुशासन की जो बात करते हैं ग्रामीण स्तर पर है, वो कहाँ से माने जाते हैं, वैदिक काल से है। और दूसरा अगर वो साथ में पूछ लेता है कि भारत में नगरीय सुशासन की शुरुआत किस सभ्यता से मानी जाती है, वैसे कोई कालक्रम नहीं है लेकिन सभ्यताएं हैं, प्राचीन समय में सभ्यताएं थी, सभ्यताओं के आधार पर देखते हैं कि उस सभ्यता में सर्वप्रथम क्या है, नगरीय सुशासन संबंधी प्रावधान है। हमने उसमें अगर बात करते हैं तो वहां पर छोटे छोटे नालियां हैं, वो मकान देखे थे, ठीक है। कच्चे टीले के मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, कच्चे टीलों पर विस्तृत ऊपर की तरफ क्या मकान बनाए गए हैं। उसमें क्या है, जो सिंधु नदी थी उसने क्या उफान पर जब आई थी, सरस्वती है सिंधु है, ये जब उफान पर आती है तो मोहनजोदड़ो को पूरा विलुप्त कर लेती है। मोहनजोदड़ो मूवी देखना, उसमें पूरा डिटेल से लिखा गया है किस प्रकार वहाँ के कुछ जो व्यक्ति है वो निकल कर बाहर आए थे, वो सभ्यता के पूरी तरह से क्या नष्ट हो जाती है। तो इसके बाद में सिंधु आती है, सिंधु जो होती है इस सभ्यता के किनारे क्या है, भारत में सर्वप्रथम जो नगरीय सुशासन है उसकी क्या शुरुआत है वो देखने को मिलती है। तो नगरीय सुशासन की शुरुआत क्या सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मानी जाती है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्या माना जाता है। इसके बाद की बात करते हैं मध्यकाल हुआ था, ठीक है। ये तो प्राचीन काल की बातें हैं, लेकिन मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल में अबुल फजल, ठीक है, मध्यकाल में अबुल फजल ने क्या आईनी अनकबरी मुस्तक लिखी थी, ठीक है। अबुल फजल को हम पढ़ते हैं, राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं, मध्यकाल में भारतीय हिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें क्या है, मध्यकाल में अबुल फजल हुए थे। अबुल फजल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, आईने अकबरी है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में भारत के लिए पंचायती राज के लिए कितने स्तर बताए थे, प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार प्रश्न का रिपीट हुआ है कि लिखी गई थी, जिसमें स्थानीय स्तर पर कितने प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे जो समस्याओं का समाधान किया करते थे। तो कौन सा आता है, मध्यकाल में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखी थी, जिसमें स्थानीय स्तर पर 4 प्रकार के अधिकारियों का जो क्या है सक्रिय रहने या समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या योग्य बताया था। तो ये लिख लेते हैं कि कौन कौन से वो क्या थे, 4 अधिकारी हुआ करते थे। तो इसमें क्या तीसरा पॉइंट लिखते हैं, स्थानीय सुशासन में क्या तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि मध्यकाल में, तीसरा पॉइंट है मध्यकाल में, कौन से काल में, मध्यकाल में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी है, पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें इस पुस्तक की पूरी डिटेल है। आईने अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में स्थानीय सुशासन के लिए, स्थानीय सुशासन के लिए 4 अधिकारियों के लिए, 4 अधिकारियों का सक्रिय रहना बताया। क्योंकि प्राचीन समय में कोई प्रमाण मिलता है, तो आईने अकबरी पुस्तक है, बहुत ही जानी मानी पुस्तक है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने बताया था कि प्राचीन जब युग था, ठीक है, मध्यकाल जब युग गया था, प्राचीन में सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा प्रमाण मिले हैं, लेकिन जिससे मध्यकाल युग गया तो मध्यकाल युग में अबुल फजल हुए थे, उन्होंने एक पुस्तक ली थी आईने अकबरी है। तो जो कोई पुस्तक लिखता है जो वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में संपूर्ण डिटेल देता है, तो उन्होंने कहा वर्तमान जो परिस्थितियां यानी मध्यकाल में जो परिस्थितियां चल रही थी, किसी प्रकार राजनीतिक थी, प्रशासन थी, आर्थिक थी, कहीं पर किस प्रकार की महामारी थी, उनका सारा डिटेल वर्णन किया है। तो उन्होंने क्या है पंचायत राज स्थानीय सुशासन उससे संबंधित भी क्या है कुछ बातें लिखी है। तो उन्होंने कहा है कि प्राचीन समय में क्या है स्थानीय स्तर पर क्या 4 प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे। कितने हैं, 4 प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे जो स्थानीय समस्याओं के जो था निपटारा था वो किया करते थे। स्थानीय सामान्य जो है व्यक्ति होते हैं, जैसे वर्तमान में तहसीलदार होते हैं, उपखंड होते हैं, पीडीओ होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कर्मचारी होते हैं। उसी प्रकार प्राचीन समय में क्या है और मध्यकाल में क्या है कर्मचारी हुआ करते थे, जिन्हें अगर बात करते हैं अधिकारी के रूप में उन्होंने क्या है रिप्रेजेंट किया है कि ये अधिकारी 4 प्रकार के हुआ करते थे। पहले अगर बात करते हैं कौन से थे, पटवारी था, पहली अगर बात करते हैं पटवारी है, दूसरा चौधरी था, तीसरा चौकीदार था। पटवारी है, चौधरी है, चौकीदार था, ठीक है, और चौथा कौन सा था, मुकदम था, ठीक है। कौन से 4 व्यक्तियों को कह सकते हैं होने की बात करता है। पहला कौन सा आता है, पटवारी है। पहले इन्होंने कौन से व्यक्ति की चर्चा की, पटवारी है। दूसरा कौन सा था, चौधरी था। तीसरा
चौकीदार था, और चौथा कौन सा था, अन्य मुकदम, अन्य मुकदम, यानी अन्य कोई व्यक्ति होगा। पहला कौन सा व्यक्ति था, अबुल फजल ने आईनी अकबरी में 4 व्यक्तियों में सक्रिय होने की भागीदारी की। एक तो कौन से थे, पटवारी हुआ करते थे, दूसरे चौकीदार है, तीसरे कौन से थे, चौधरी थे, और चौथे कौन से थे, अन्य मुकदम थे। कोई मुकदम था, अन्य जो मामले थे उनको देखा करते थे, ठीक है, मुकदम हुआ करते थे। तो पटवारी का मुख्य कार्य क्या हुआ था, प्राचीन समय की अगर बात करते हैं, पटवारी का कार्य क्या हुआ करता था, राजस्व संग्रह, ठीक है, राजस्व है, राजस्व घाटा और राजस्व प्राप्तियां इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसमें ये डिटेल से समझ में आता है किस प्रकार राजस्व आता है, यानी कुल प्राप्तियां और कुल क्या है, वे है, उनमें से जो प्राप्तियां अधिक में होती है उन्हें क्या कहा जाता है, राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है। यानी सरकार जो होती है, स्वशासन होता है, उनके लिए वहां की जनता के द्वारा कितने पैसे आ रहे हैं उसका क्या कहा जाता है, राजस्व संग्रहण की श्रेणी में रखा जाता है, और वहाँ जो स्थानीय वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा इसका संग्रहण किया जाता है। तो पटवारी जो होते हैं वो उस समय राजस्व संग्रहण संबंधित मामले या राजस्व जो लेन देन था, टैक्स था, किसी प्रकार का जो था, कर लगाए गए थे, चमड़ी कर था, कृष्णा कर था, ठीक है, तलवार बंधाई करते, विवाह शादी पर कर थे, अन्य अगर वहाँ फसलें ज्यादा हो जा करते तो वहाँ के शासक के अन्य कर लगाया करते थे, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी रेवेन्यू आता था, जो भी इनकम आती थी, वो ये कौन सी डिपार्टमेंट रखते थे, पटवारी थे, ये किस में रखते थे, राजस्व में रखते थे। यानी इनके द्वारा जो ग्रहण किया गया पैसा था उसे क्या कहा जाता था, राजस्व संग्रहण है। और ये कौन देखते थे, ये डिपार्टमेंट था वो कौन देखते थे, पटवारी देखते थे। दूसरी अगर हम बात करते हैं, चौधरी है, प्राचीन समय में भी चौधरी थे, आज भी क्या है, चौधरी है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, झगड़ों का निपटारा है। ये बड़े व्यक्ति होते हैं, तो चौधरी क्या करते हैं, झगड़ों का निपटारा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, डिपार्टमेंट में अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है, जो बड़े होते हैं, गुदारा है, स्याग है, ये क्या बहुत बड़े बड़े कैटेगरी के दावेदार होते हैं, ठीक है। गुदारा है, स्याग है, भंगू, ये इस प्रकार के जो उदाहरण है, ये बहुत ही बड़े बड़े, अपने तो इनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, बड़े कैटेगरी के लोग होते हैं, तो इनके द्वारा क्या है, झगड़ों का निपटान किया जाता है। चौधरी कैटेगरी होते हैं, चौधरी वर्षों में रहते हैं, चौधरी होते हैं, अपने तो क्या इनके सामने हाथ जोड़कर निकलते हैं, तो चौधरी के द्वारा क्या किया जाता है, झगड़ों का निपटारा है। ये प्राचीन समय भी किया जाता है, आज भी क्या है, चौधरी क्या करते हैं, झगड़ों का निपटारा करते हैं। हमारे जब छोटे छोटे लोग होते हैं, हम जैसे छोटे गरीब लोग होते हैं, इनमें कोई किसी प्रकार की समस्या या आपदा आ जाती है, तो उनके साथ जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं कि आप हमें क्या इस समस्या से क्या है निपटारा दिलाएं, तो ये क्या झगड़ों का समाधान कराते हैं। तो बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जिसे क्या चौधरी की श्रेणी में रखा जाता है। तो झगड़ों का निपटारा प्राचीन समय में चौधरी करवाते थे, आज भी क्या करवाते हैं, चौधरी लोग हैं वो ही करवाते हैं। तीसरी की अगर हम बात करते हैं, कौन से आते हैं, चौकीदार है। तीसरे की बात करते हैं, चौकीदार है, इनका क्या कार्य होता है, व्यवस्था रखना होता है। चौकीदार का कार्य क्या, व्यवस्था रखना होता है, साफ सफाई का कार्य होता है। गाँव में देखा होता है, गांव में क्या चौकीदार होते हैं, जैसे अब आजकल तो क्या पेंशन आती है या कोई इंजेक्शन लगाते हैं या सचिव किसी प्रकार जब गांव में आते हैं तो तब घोषणा करते हैं। लेकिन प्राचीन समय की बात करते हैं तो जो चौकीदार थे वो गांव में जाकर के हर क्षेत्र में किसी प्रकार का जो राशन थे बनता था वो तो उन चीज़ों में जानकारी देते थे। लेकिन वर्तमान चौकीदार का कार्य थोड़ा बहुत ही रह गया, थोड़े सामान्य कार्य रह गए। जो जब पेंशन ज़्यादा क्या पेंशन बांटने के लिए आते हैं तो उस समय क्या चौकीदार जो व्यक्ति के पेंशन लेने के नहीं आ पाता है तो उनके घर जाकर के वो पेंशन का वितरण करते हैं। तो प्राचीन समय में क्या चौकीदारी का कार्य था, ये करते थे, वर्तमान में करते हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या हुआ करता था, अबुल फजल के द्वारा इनका मुख्य कार्य क्या रखा गया था, स्वच्छता है। कौन सा है, स्वच्छता है। यानी प्राचीन समय में चौकीदार के द्वारा मुख्य कार्य क्या रखा जाता था, स्वच्छता संबंधित प्रावधान। यानी इनका मुख्य कार्य क्या करता, स्वच्छता साफ सफाई रखना था, ठीक है। इसके अगर बात करते हैं अन्य है, अन्य मुकदम यानी अन्य जो मामले थे, ये क्या मुख्य मामले आ जाते हैं। अन्य अगर स्थानीय सुशासन में किसी प्रकार का अन्य जो मामला आ जाता है तो उनको देखने के लिए कौन हुआ करते थे, मुकदम है। तो इसकी अगर बात करते हैं अन्य मामलों की देखभाल, अन्य मामलों की अगर देखभाल की अगर बात करते हैं तो कुछ है, अन्य मामलों की जो देखभाल है वो किस प्रकार की जाती है, इसका प्रावधान है वो मुकदम देखा करते थे। तो अबुल फजल ने क्या अपनी पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी है, इसमें जो ये बना स्थानीय शासन था उसके बारे में क्या डिटेल से इस प्रकार के वर्णन है वो बताया है। यानी इनके द्वारा क्या 4 व्यक्ति उसमें हुआ करते थे जो इन समस्याओं का देखा करते थे, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करते हैं अंग्रेजी काल है 1600 में क्या था, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो गया था और 1857 तक क्या मारने का कार्यकाल था, 1857 तक अंग्रेजों का कार्यकाल भारत में रहा था।
1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी का कार्यकाल आ जाता है। तो उसमें जो अंग्रेजी काल था, अंग्रेजी काल में क्या लॉर्ड रिपन हुए थे, ठीक है। अंग्रेजी काल में लॉर्ड रिपन के द्वारा नगरीय जो स्तर था, ठीक है, अंग्रेजी काल में लॉर्ड रिपन के द्वारा नगरीय स्तर था, नगरीय स्तर पर राजस्व संग्रहण कर, ठीक है, अंग्रेजी काल में लॉर्ड रिपन के द्वारा नगरीय स्तर पर राजस्व संग्रहण के तहत स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया था। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर पॉइंट है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक की अगर बात करते हैं, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यहीं से भारत की अगर बात करते हैं, स्थानीय सुशासन है, इसका बेस है, ढांचा है, वो तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगला पॉइंट चौथा लिखते हैं, चौथा पॉइंट लिखते हैं अंग्रेजी काल में कौन सा है, अंग्रेजी काल में लॉर्ड रिपन के द्वारा, कौन सा था, लॉर्ड रिपन है। अंग्रेजी काल में लॉर्ड रिपन द्वारा नगरीय स्तर पर राजस्व संग्रहण कर स्थानीय स्वशासन आरंभ किया गया था। तो चौथा पॉइंट कौन सा आता है, अंग्रेजी काल में लॉर्ड रिपन के द्वारा नगरीय स्तर पर राजस्व, कौन सा सब है, राजस्व ग्रहण कर, संग्रहण कर स्थानीय सुशासन का, अंग्रेजी काल में लॉर्ड रिपन के द्वारा नगरीय स्तर पर राजस्व संग्रहण कर स्थानीय सुशासन की स्थानीय सुशासन की शुरुआत की जाती है। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है, जनरेटर ऑफ इंडियन बाय नगरीय कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, नगरीय जो संविधान स्वशासन है उसमें क्या है, जनक की अगर बात करते हैं तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में प्रथम बार नगरीय स्तर पर राजस्व संग्रहण करके है स्थानीय जो स्वशासन थी उसकी शुरुआत की थी। तो इसमें क्या है, इतना ही दोस्तों। आगे इसमें समितियां आई थी, त्रिस्तरीय है, द्विस्तरीय है, भारत में ग्रामीण तंत्र रहता है, जो द्वीप था वो प्रचलित किया था, कहाँ पर है, दीपक प्रचलित कर करके भारत में प्रथम बार जो पंचायत राज है उसका प्रावधान किया गया था, और कितने स्तर थे, बाद में इसमें कितने स्तर बनाए गए थे, इस का क्या है डिटेल है वो अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है कल के सेशन में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।